आपको क्या लगता है हुआ क्या होगा, वो लोग कैसे निकल गए कि अभी तक कोई खबर नहीं लग रही? ये लोग में डरपोक हैं, शोर करना, भागेंगे आप देखना, डरे हुए हैं, इसलिए तो रोज इनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। परमानेंट सबक सिखाया जाए, तो परमानेंट सबक क्या ऐसा किया जाए जिससे परमानेंट सबक मिल जाए? जिस दिन मिलिट्री एक्शन हुआ भारत का, जहां पर भी हो, आप देखिएगा पीओके में चिंगारी, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में आप देखिएगा ऐसी चीजें चेंज होंगी कि पाकिस्तान आर्मी को कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आप न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हो तो आप कहीं ना कहीं ये भी एक्नॉलेज कर रहे हो कि कन्वेंशनल तरीके से आप हमारे साथ लड़ने के काबिल नहीं हो। चाइना, मेरे को लगता है वो शायद हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा और ना अमेरिका उसको करने दी। वो जो सोल्जर है उसकी साइक देखो, वो कब आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसके मन में उसके कमांडर बार बार बोल रहे होंगे यार चौकन्ना रहो, चौकन्ना। कब तक रहेगा? यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान रिग्रेट्स पार्टीशन। पार्टीशन वो बोलते नहीं होना चाहिए था। हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान तो गड्ढे के अंदर जा रहा है। अगर किसी देश का कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह का पैनिक कर रहा है तो वहाँ के लोगों के मोराल पे क्या फर्क पड़ेगा? और जब आपको पता ही है कि इंडिया अटैक करने वाला है तो पीसी करके बताने की क्या जरूरत? ये बार बार नहीं बोलते कि मरने के बाद आपको 70 वर्जन्स मिलेंगी। ये कौन सी कुरान में लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। ये गुमराह करके बेचारे जो इनोसेंट लोग हैं उनको गुमराह करके ये करते हैं। पाकिस्तान के पता नहीं क्या गलत फहमी में हम लोग को काफिर बोलते हैं। अगर काफिर हम होते तो आपके 93,000 सरेंडर क्यों हुए? काफिर वो हैं, डरते हैं। एक स्थिति शायद आ सकती है कि भारत को कुछ करना ना पड़े, उसके अंदर ही जो आवाजें उठ रही हैं वही कुछ ऐसा कर दें कि बांग्लादेश जैसा कुछ हो जाए। तो आप ये समझें। बिल्कुल नीरज, आप समझ गए। और हो सकता है पाकिस्तान की सेना के अंदर भी बगावत हो जाए। बगावत मतलब ये नहीं कि मुनीर को जो यंग लीडरशिप है वो हुक्म ही ना माने। मेरे ख्याल ये सवाल आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं कई टीवी डिबेट्स में भी देखा है। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद हर कोई ये जानना चाह रहा है कि इस बार भारत का मिलिट्री रिस्पांस कैसा होगा। क्या इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ होगा या इससे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? और हमारी एयरफोर्स या सेना के सामने अभी चुनौतियां क्या हैं? तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब। संजय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नीरज सर। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतने अपने व्यस्त कार्यक्रम में आपने वक्त निकाला हमारे लिए, तो पहले तो उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू नीरज। बिल्कुल। सर, अभी अगर मैं बिल्कुल एक बुनियादी सवाल से स्टार्ट करूं जिस पर हर कोई जानना चाह रहा है कि आज हमले को 9 से 10 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो इस हमले में शामिल 3 या 4 लोग थे उनका कुछ पता नहीं लगा। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे क्यों पता नहीं लगा, लेकिन चूंकि आपका सालों का वहाँ एक्सपीरियंस है, आपने उस पूरे टेरेन से अच्छे से वाकिफ है, आपको क्या लगता है हुआ क्या होगा, वो लोग कैसे निकल गए कि अभी तक कोई खबर नहीं लग रही उनकी? और नीरज देखिए, साफ जाहिर है कि ये जो उन्होंने हमला किया है, पहले हमें समझना चाहिए ये हमला करने के लिए जो उन्होंने ताजवीज़ या प्लानिंग की होगी वो ऐसे नहीं है कि एकदम आके उन्होंने कर दिया। उन्होंने सबसे पहले वहाँ पहुँचना कैसे है, टारगेट को आइडेंटिफाई करना है और टारगेट को कैसे बर्बाद करना है। और फौज में मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है एस्केप एंड इवेजन। जैसे ही आपने कुछ कार्रवाई कर ली है तो एस्केप एंड इवेजन सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी शख्स के लिए, क्योंकि जहाँ अगर आप वहीं डटे रहे तो आप पकड़े जाएंगे और एक पकड़ा गया तो सारी लीड्स आपको मिल जाएंगी। तो ये जो उन्होंने कार्रवाई की होगी इसमें डिटेल रेकी की होगी, और डिटेल रेकी आदमी जब ही कर सकता है क्योंकि इसमें फॉरेन टेररिस्ट पाकिस्तानीज थे, तो वो इतना टेरेन को नहीं जानते हैं। टेरेन को सबसे अच्छा कौन समझते हैं? वहाँ के लोकल्स। अब जब मैं लोकल्स बोलता हूँ, पहली बात वो भी हमें समझना चाहिए, सारे लोकल्स नहीं। आमूमन तौर पे जो कश्मीरी लोग हैं वो सरकार के साथ हैं, वो लॉयल हैं इस देश के प्रति, लेकिन कुछ लोग खरीदे जाते हैं। तो कुछ, मैं बोलूँगा बहुत कुछ और कम, वो जो खरीदे जाते हैं वो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स या एजेंट्स या स्लीपर सेल्स होते हैं जिन्होंने ये सारी उनको रेकी कराई होगी। अब रेकी करने के लिए साधारण ड्रेस में वो जो वहाँ के लोकल पहनते हैं फिरिंग वगैरह उन्होंने किया होगा, क्योंकि रेकी से ही उनको आइडिया हो जाता है कि कहाँ से आना है। अब जब इन्होंने ये अटैक फाइनली किया होगा, ओवरग्राउंड वर्कर्स अब नहीं हुए होंगे क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया, दिखा दिया, सब कुछ है। तो ये जो टेररिस्ट थे, जाहिर है ये उस समय
तकरीबन एक हफ्ते पहले से ये कहीं गांव में नहीं छिपेंगे, ये पहाड़ों में रहेंगे। अब दूसरा बात है सेल्फ कंटेनमेंट। ये लोग खाना वाना इनके पास मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इतना बढ़िया होता है, क्योंकि मेरा भी तजुर्बा अफगानिस्तान में जब मैं था तकरीबन 3 साल के लिए, मेरे को याद है वहाँ पर भी ये लोग कहीं पर भी ये लड़ते थे जो फाइटर्स थे, और खासकर उसमें पंजाबी तालिबान ज़्यादा थे। जब हम जाके उनके वो देखते थे कि जब उनको ढेर कर दिया जाता था, मेरे द्वारा नहीं क्योंकि वो तो यूनाइटेड स्टेट्स की सेना थी वो जो कर रही थी, लेकिन जब मैं वहाँ देखता था तो बिल्डिंग्स में 4-5 6 दिन तक वो लड़ते रहते थे बिल्डिंग में। उनके खाना उनका सब कुछ होता था, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं और पानी, ये बेसिक चीज़ चाहिए, और चॉकलेट्स, इससे आपको एनर्जी आती है। तो बाकी ये जैसे अगर हम सोचें पका हुआ खाना, वो कुछ नहीं, वो उनका दुश्मन बनेगा, क्योंकि पके हुए खाने की स्मेल आएगी। तो ना वो सेंट लगाते, ना तेल लगाते, ना कुछ हैं, वो टेरेन के साथ मिल जाते हैं। मतलब जो टेरेन की एक टिपिकल हवा होती है वो वैसी उनकी भी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ये जब वहाँ छिपोएंगे अटैक करने से पहले, इनका सेल्फ कंटेनमेंट बहुत बढ़िया होगा, और ये कुछ ऐसी वहाँ से टारगेट एरिया से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर हुए होंगे। हाँ जी। उसके बाद जो इनका दिन डिसाइडेड था, जो हमें पता है 22 अप्रैल है, टाइम इन्होंने डिसाइड किया था, ये आके इन्होंने फिर अपनी कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद उनको ये पता था कि अब भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस रिस्पॉन्ड करेंगी, और अगर करेंगी तो उनको ये भी पता था कहाँ से आएंगे और कितना समय लगेगा। तो वो समय कैलकुलेट करके उनको एक लीड टाइम मिल गया, और वो लीड टाइम में वो एस्केप और इवेट कर गए। अब कहाँ जाएंगे, आपका सवाल। बिल्कुल। क्या पहलगाम के गांव में आएंगे? बिल्कुल नहीं। किसी और गांव में जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी वहाँ सिविलियन अगर देखेगा लोकल, वो बता देगा यहाँ कुछ हरकत देखी। तो सबसे सेफ जगह क्या है? वहाँ के जंगल। तो उस इलाके में जो ट्री लाइन है वो तकरीबन 12-13 हज़ार फीट तक है। कहने का मतलब है जो पहाड़ की अगर हाइट है 12,000-13 हज़ार फीट, वहां तक पेड़ हैं वो बड़े वाले पाइन ट्रीज, देवदार, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं वो। तो वो क्या है कि आपको अच्छा मौका देते हैं, ऊपर से आपको कोई देख नहीं सकता। आप कितने भी यूएवी ड्रोन्स लगा दिए तो आप ऊपर से भी प्रोटेक्टेड हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आपको कुछ आहट हो रही है कि भाई फौज आ गई है, जो अभी फौज कर रही है, तो वहाँ गुफाएं बहुत हैं, बहुत ज़्यादा गुफाएं हैं उस पूरे इलाके में। वहाँ छिप जाओ, और इनके पास अपना पिट्ठू होता है, उसमें सेल्फ कंटेंट है। तो कहने का मतलब है अभी जो सबसे एक अच्छी चीज़ फौज के लिए हो सकती है, वो हम कर रहे होंगे, वो है ट्रैकर डॉग। तो जो पहली लीड है वो कहाँ से मिलती है? ट्रैकर डॉग से। और वहाँ पर जो कुछ उनके आइटम्स, हो सकता है कभी कुछ छोड़ गए होंगे गलती से, कई बार पिट्ठू छोड़ दिया, कोई उनका मफलर वगैरह कुछ गिर गया, कुछ भी गिर गया, जूता रह गया। क्योंकि एक बार मैंने ऐसे ही कश्मीर में एक आदमी को पकड़ा था। बिल्कुल ऐसी। क्या हुआ था? वो ट्रैकर डॉग ने उसको पकड़ लिया था। तो अब ट्रैकर डॉग्स को अगर लिया होगा, अगर तो नहीं है, वो ट्रैकर डॉग्स के साथ तो वो चलते रहेंगे और उनकी ट्रेल के साथ चलते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि वो पूरा इलाका इतना घना है और कनेक्टेड है पूरे जंगलों के साथ। बिल्कुल। वहाँ से आप पीर पंजाल आ जाइए, डोडा किश्तवाड़ की तरफ चले जाइए। तो इसीलिए अच्छा, अब क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी तो बल्क ऑफ द डिप्लॉयमेंट लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहती है, और कुछ पीछे भी है, आरआर यूनिट्स वगैरह हैं, सीआरपीएफ है, लोकल पुलिस है। तो अभी तालमेल के साथ ये ऑपरेशन चल रहा होगा, लोकल पुलिस के साथ, आर्मी के साथ, पैरा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ये चल रहा होगा। कितना समय लगेगा, ये हो सकता है जल्दी भी हो जाए, टाइम भी लग सकता है, लेकिन एक चीज है, निकालेंगे तो इनको पक्का, उसमें कोई शक नहीं है। तो समय लगता है, बेसिकली टेरेन का इश्यू है जो अभी हमें समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लगता है सर ये जो जगह चुनी थी, इसके पीछे भी उनकी एक सोची समझी पूरी साजिश थी? क्योंकि आज मैं कुछ रिपोर्ट्स ऐसी पढ़ रहा था कि इनिशियली उनका प्लान ये था कि किसी ऐसे होटल को टारगेट किया जाए जहां पर ज़्यादा फुटफॉल है, ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि जो होटल है उससे जो पुलिस स्टेशन है वो सिर्फ 10 मिनट की डिस्टेंस पे, मतलब आर्मी भी जल्दी आ सकती थी, पुलिस भी आ सकती थी। फिर उन्होंने प्लान किया कि एक अम्यूजमेंट पार्क को हिट करते हैं, वहाँ काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन अगेन उन्होंने देखा कि यहाँ से भी आर्मी 5 मिनट पे आ सकती है। और उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न वैली को सेलेक्ट किया, उनको पता था कि आधा घंटा में चाहिए।
तो आपको लग रहा है कि ये जो सारी प्लानिंग हुई है ये क्या सिर्फ बाहर से आए लोगों ने की है? क्योंकि ये सारी खबरें या ये सारी इतनी टेक्निकल जानकारियां तो लोकल लोग ही दे सकते हैं, उस पर आपका क्या थॉट? देखिए, पहली बात तो ये जो सारी प्लानिंग हुई है, एक देखिए सबसे पहले एक आइडिया आता है। आइडिया पाकिस्तान में ही बना है। DGISI और उनका जो चीफ है आसिफ मुनीर, ये वहाँ से एक स्ट्रेटजी बनी है। उन्होंने बस हुक्म दिया होगा कि भारत में कश्मीर के अंदर जाके कोई ऐसे टारगेट चुनो जहाँ से एक वैल्यू टारगेट हुए। ये वैल्यू टारगेट मतलब जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप सिविलियन कैजुअलिटीज़ कर सकें। हाँ जी। अब उसमें ये भी चर्चा हुई होगी कि कौन से इलाके हैं। तो पहली बात नॉर्मल है, टूरिस्ट इलाके। कौन से टूरिस्ट इलाके? डल लेक, गुलमर्ग, पहलगाम। अब वहाँ के अंदर क्या चुना जाए? तो जब ये एक ताजवीज़ या प्लानिंग हो रही होगी तो उन्होंने सोचा होगा कि पहलगाम में एक जगह है, यही वाली जगह, यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्पांस टाइम लोगों का जो सिक्योरिटी फोर्सेस का कम है, यहाँ एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, ना रोड कनेक्टिविटी है। आपने देखा पोनीज हैं, या आपको पोनीज के जरिए जाना है या आपको फुट में जाना है, रिस्पांस टाइम कम होगा। तो ये सारी चीज़ देखते हुए उन्होंने वही टारगेट, और अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, अगर वो होटल में करते या कहीं और करते, वहाँ बाकी लोग भी देखते। हाँ। रिस्पांस टाइम भी फटाफट हो जाता सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो ये इन्होंने बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक टारगेट चुन के ये कार्रवाई की है, जिसकी प्लानिंग जाहिर है पाकिस्तान में आसिफ मुनीर के अंदर हुई है, और फिर उनके एजेंट्स को बताया गया कि ये टारगेट आपको करना है। तो ये बहुत, मैं बोलूँगा, एक लुक्रेटिव स्ट्रेटेजिक टारगेट था, आसानमंद टारगेट था। तो ये उन्होंने कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब सर अगला सवाल यहाँ पर ये आता है, बहुत सारे लोग जिसका वेट भी हम इतने दिनों से कर रहे हैं, कि हमारी तरफ से जो भी एक मिलिट्री रिस्पांस होने वाला है, एक तो वो कब तक होगा और दूसरा उसका स्केल क्या होगा और उससे हम अचीव क्या करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखा, भले ही उरी में हमने जो किया, पुलवामा के बाद जो किया, उस छोटी मोटी चीज़ से वो 6 महीने के लिए रुक तो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई परमानेंट सबक नहीं है। तो जो एक बात चल रही है कि परमानेंट सबक सिखाया जाए, तो परमानेंट सबक क्या ऐसा किया जाए जिससे परमानेंट सबक मिल जाए? आपके हिसाब से क्या कुछ हो सकता है? नीरज, परमानेंट सबक पहली बात किसको सिखाना है या किसको टारगेट करना है? हर चीज़ में एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जगह होती है जहाँ से पावर एमिनेट होता है, जहाँ से इंस्ट्रक्शन जाते हैं, और जो उनका नर्व सेंटर है। नर्व सेंटर को हमने टारगेट करना है, वो है पाकिस्तान की सेना की लीडरशिप। सवाल उठता है कैसे? क्या हम जाके उन्हीं को मार सकते हैं? नहीं। लीडरशिप को टारगेट करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को टारगेट करने के लिए बहुत तरीके हैं। हाँ जी। अब कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, कि कब होगा अटैक। चलिए, आपने ये भी पूछा कब है। देखिए, कब जो आज सेना में अधिकारी बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन तजुर्बे से मैं ये बोल सकता हूँ, अभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 1 हफ्ते भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, और ज्यादा भी लग सकता है। क्योंकि उदाहरण के तौर पर, के बाद 11 दिन लगे थे, नहीं, वो देखिए, आपको एक उदाहरण देखिए। हाँ जी। 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि मार्च में हमला करना है, मार्च अप्रैल 71 में। हमला हमने कब किया? दिसंबर में, 9 महीने लगे, दिसंबर 71 में। क्योंकि सेना जब करती है तो देखिए, एक होता है दिमाग के साथ, हर चीज़ देख के एनिमी का क्या रिस्पांस होगा। अब जो एनिमी है हमारी पाकिस्तान आर्मी है, तो सेना में हम बहुत रियलिस्टिक असेसमेंट दुश्मन का करते हैं। रियलिस्टिक, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब ना दुश्मन को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, ना ओवर एस्टिमेट करते हैं। एक रियलिस्टिक असेसमेंट में तो उसकी हम रिस्पांस देखते हैं कि हम ये करेंगे, वो क्या कर सकता है, उसकी काबिलियत क्या है, क्या उसकी मंशा है करने की, क्या वो करना चाहेगा। ये सारी चीज़ें हम असेसमेंट करते हैं, जिसको हम वॉर गेमिंग बोलते हैं आर्मी परिभाषा में। तो कहने का मतलब है, टाइमिंग्स आज हमारे ऊपर है, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ लफ्जों में बोल दिया है, पूरी छूट मेरी फौज के पास है, और आपके ऊपर है, जब टाइम, कहाँ, कब, कैसे, वो हमारे ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपका जो सवाल ये है कि हमारा इरादा क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या टेररिज्म खत्म हो जाएगी। टेररिज्म तो आप देखिए इजराइल हमास के साथ, तो ये एक मैं बोलूँगा वाइप ऑफ करना
वो आप समझ सकते हैं, बस मैंने इतना आपको उदाहरण दे दिया है। लेकिन उनकी लीडरशिप को खत्म करने के लिए, और लीडरशिप को कैसे खत्म किया जा सकता है, जिस दिन पाकिस्तान की अवाम अपनी सेना के खिलाफ खड़े हो जाए, बलूचिस्तान में तो हो ही रहा है, पीओके में हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, आपके खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। जहां मैं अफगानिस्तान में था तो मेरे को पता है वहां ये जो पश्तून्स हैं पाकिस्तान को इतना नफरत करते हैं और भारत से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये जो एक अवाम है, और सिंध में भी अभी आप देखिए एक वो मैं बोल रहा हूँ आग सुलग रही है। तो जब हम कुछ हरकत करेंगे और कितना बड़ा करेंगे, वो आपका एक और सवाल था कि क्या वो उरी से और पुलवामा से ज्यादा होगा, जाहिर है ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा हमारे मिलिट्री प्लानर्स फैसला करेंगे। तो मैंने आपको बोला रिस्पांस, तो पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कार्रवाई की जाएगी कि सबसे अच्छी चीज क्या है, बिना ज्यादा लड़े दुश्मन आत्मसमर्पण कर दे। और आत्मसमर्पण मतलब जब वहां की अवाम उनकी सेना के खिलाफ खड़ी हो जाए, तब मैं बोलूंगा हम सारा एम अचीव कर लेंगे। तो प्रेशर, और वहां पर लोगों का प्रेशर, इधर से प्रेशर उधर से वो प्रेशर, तो वो सबसे एक बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा। और उसमें पीओके हमारे साथ आ सकता है, हाँ। बलूचिस्तान अलग हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा ग्रेटर पश्तूनिस्तान या अलग देश बन सकता है। बिल्कुल। तो भारत का जो अभी मिलिट्री एक्शन होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, इस पाकिस्तान को शायद पाकिस्तान 3.0 बना दे, तोड़ भी सकता है। पाकिस्तान 1.0 आज़ादी में हुआ था, पाकिस्तान 2.0 71 की लड़ाई में हुआ था, बांग्लादेश बन गया। अब पाकिस्तान 3.0 हो सकता है, बलूचिस्तान एक देश बन जाए और खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में मिल जाए। तो आज पाकिस्तान घबराया हुआ है, कोई शक नहीं है। और मिलिट्री ऑप्शंस में जब भी किए जाते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि दुश्मन जो हमारा दुश्मन है उसकी मिलिट्री थिंकिंग को टारगेट करना, उसके माइंड को टारगेट करना। आज आसिफ मुनीर को समझ में नहीं आना चाहिए कि इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ऊपर से भी, इधर से भी, हर जगह से कंफ्यूज करो, जिसको मैं बोलूंगा पैरालाइज कर दो उसका दिमाग। और जब ये हो जाएगा, जब आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता भी हिट हो जाएगी, तो आप सोचिए उस सेना का क्या होगा। बिल्कुल। और सर लोग जो इस सवाल उठा रहे हैं कि चूंकि जो डूरन लाइन है वहां पर भी लगातार तालिबान भी एग्रेसिव है, वहां पर बलूचिस्तान में क्या चल रहा है वो भी है, तो लोग कह रहे हैं इससे हुआ कि ये कि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी पाकिस्तानी आर्मी के पास कि वो पीछे चले जाते थे, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी अब नहीं रही, क्योंकि उनको लगता है पीछे तो ऑलरेडी तालिबान वाले खड़े हैं। तो जैसे आपने कहा, ये तो मतलब अगर चीज़ें थोड़ी कैलकुलेट करके की जाएँ तो पाकिस्तान तो फिर तीनों चारों तरफ से भी घिर सकता है, क्योंकि इसको पीओके जाने की भी चिंता है, इधर बलूचिस्तान की भी चिंता है, उधर डूरन लाइन पे तालिबान की भी चिंता है। तो फिर ये भी एक स्थिति शायद आ सकती है कि भारत को कुछ करना ना पड़े, उसके अंदर ही जो आवाज़ें उठ रही हैं वही कुछ ऐसा कर दें कि बांग्लादेश जैसा कुछ हो जाए। तो आप ये समझ। बिल्कुल नीरज, आप समझ गए। मैंने कई इस प्रीवियस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें दे दी, आप भी समझ गए। तो देखिए सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं और बेस्ट हमारे लिए ऑप्शन यही है कि जो वेस्टर्न फ्रंट में है और जो हमारा नदर्न फ्रंट है, जो पीओके है, गिलगित बल्तिस्तान, और इसके फायदे भी क्या होंगे। आर्मी तो खत्म, आपका चाइना पाकिस्तान का जो सीपेक कॉरिडोर है कट, ये डिविडेंड हो गया ना, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पे ऑफ हो गया। और जिस दिन पीओके हमारे हाथ में आ गया, जब लोग हमारे साथ आके जुड़ेंगे, आज हमारी कनेक्टिविटी वापस अफगानिस्तान के साथ हो जाएगी। आप नक्शे देखिए, हमारा कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के साथ है, 100 किलोमीटर का बॉर्डर है, और वहाँ जो वखान कॉरिडोर है, हाँ जी, तो वो उसके साथ हमारा लिंक हो जाएगा, और फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो भारत के लिए ये जो एक स्ट्रैटेजिक मैनूवर है, ये बहुत बोल्ड मैनूवर हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी बोल्ड मैनूवर है। आपका जो डिप्लोमेटिक हमें सपोर्ट मिल रहा है पूरे वर्ल्ड के नेता से, वो एक स्ट्रेटेजिक मैनूवर है। तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छी शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड कर दी है सेना के लिए। और आज एक और चीज है, कश्मीरी लोग भारत के साथ खड़े हैं, हाँ जी, पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होकर खड़ी हैं,
और पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ जी। तो इससे अच्छी तो सिचुएशन हो ही नहीं सकती है। और आज की तारीख में अभी तो मिलिट्री एक्शन तो वही नहीं है ना। पाकिस्तान के रोज स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं, बहुत पैनिक है उनमें कि न्यूक्लियर हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, घबराए हुए हैं। जिस दिन हमने सेना का ऑफेंसिव शुरू कर दिया तो आप देखिए क्या हालात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाजा आसिफ ने जो एक स्टेटमेंट दिया कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम ये डर्टी गेम आतंकवादी तैयार करने का यूएस के लिए और यूरोप के लिए काफ़ी टाइम से कर रहे थे। आपको लगता है ये डिप्लोमेटिक ब्लंडर है? क्योंकि एक तरफ तो आप बैक कर रहे हैं यूएस को कि मैं बचाओ, और दूसरा आप यूएस को एक्सपोज भी कर रहे हैं, वो भी उनका डिफेंस मिनिस्टर। आपको लग रहा है कि इसने यूएस को कहीं ना कहीं एम्बेरस भी किया और एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर था? बिल्कुल। देखिए इनके लीडर्स ना, जिसको मैं बोलूँगा बुकलाहट हो गई है, इनके कुछ नहीं पता इनको क्या बोलना है। आपको एक और इनका DGISI बीच में रोक रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा किया भी था तो क्या किसी डिफेंस मिनिस्टर को ये बोलना चाहिए इंटरव्यू में कि यूएस तो हर बार? देखो जब आदमी बुकलाहट हो जाता है ना, घबराया हुआ है, उसको कुछ नहीं पता क्या बोलना है, वो जस्टिफाई कर रहा है वर्ल्ड में कि पाकिस्तान तो बहुत इनोसेंट देश है, हमें तो दूसरे भड़का रहे थे लड़ने के लिए। अरे तुम्हारी लीडरशिप है, तुम्हें कौन बोल रहा है लड़ने को? तो ये एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम ये है। देखिए इनके खून में भर दिया गया था जब से ये पार्टीशन हुआ इस देश का, कि बेसिकली कि मुस्लिम सुप्रीमेसी वो गलत है। बाकी आज मैं कोई बताइए, अफगानिस्तान में जब मैं था, वहां के लोग मेरे को बोलते थे जनरल साहब आप यहां से हमला करो, हिंदुस्तान की तरफ से हम यहां से करेंगे, साले देश को खत्म करना है। क्यों? वो भी तो मुसलमान है ना। हाँ। पूरा 100% अफगानिस्तान में मुस्लिम है। क्यों? तो ये भूल जाते हैं कि रिलीजन से ज्यादा जरूरी होती है एथनिसिटी। एथनिसिटी में आप देखिए पश्तून्स हैं, उनकी एक अलग लहजा है। हाँ। बलूचीज को देखिए, उनकी अलग है। सिंधीज अलग हैं, कश्मीरीज हमारे अलग हैं। ये सोचते हैं कि नहीं हम सबको वो धर्म के नाम पे, आज इसी पाकिस्तान में आप बताइए जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं, उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 में भुट्टो ने क्या बोला, ये काफिर हैं, ये नॉन मुस्लिम्स हैं। अहमदिया वो भी तो मुसलमान हैं। हाँ। जो शियाज हैं, हाँ, उनको भी ये बोलते हैं ये काफिर है। सर यहाँ पर एक सवाल ये चाइना को लेकर मैं लाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें चाइना पर नजर रखनी होगी। आपने कुछ देर पहले एक लाइन कही थी कि जो पीओके में जो सीपैक वाला है हमें उसको डिस्कनेक्ट करना है, लेकिन एक एक्सपर्ट ओपिनियन ये भी है कि इंडिया कुछ भी करेगा लेकिन पीओके में जो चाइनीज इंटरेस्ट है इंडिया उस पर शायद अटैक ना करे, क्योंकि फिर वो चाइना को एक तरह से इंस्टिगेट करवाने वाली बात होगी और फिर अगर ईस्टर्न फ्रंट पे कुछ हुआ तो फिर हम दो मोर्चों में उलझ भी सकते हैं। आपको क्या लगता है किस पॉइंट पे चाइना इन्वॉल्व हो सकता है, डायरेक्ट होगा? ये जैसे अभी यूरोप पीछे से यूक्रेन को मदद करा, चाइना भी उसी तरह की मदद करेगा। चाइना को लेकर आपको क्यों लगता है? और यहाँ पर मैं एक सवाल और डाल दूं, थोड़ा सवाल लंबा हो रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि चाइना के लिए भी अपना ट्रेड अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएस से कट गया है, इंडिया से $100 बिलियन से ऊपर का कनेक्ट है, उसका है ट्रेड, और वो भी नया मार्केट ढूंढ रहा है, तो वो इंडिया को भी नाराज नहीं करना चाहेगा। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसे कैसे समझेंगे? आपने एक्चुअली आंसर दे ही दिया है। लास्ट लाइन आपकी पकड़ता हूं। चाइना की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी ट्रेड और टैरिफ्स, और वो वॉर किसके साथ चल रहा है उसका? प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो चाइना तो वहां फंसी गिर गया है। और आज जितनी फॉरेन कंपनीज हैं, खासकर सॉफ्टवेयर कंपनीज, फॉक्स प्रो वगैरह, जो ताइवान बेस्ड कंपनीज हैं, कहाँ पर वो आना चाहती हैं? इंडिया में। क्यों आना चाहती हैं? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा लुक्रेटिव डेस्टिनेशन है। हमारे पास लैंड है, हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड वर्कर्स हैं, हमारे पास लेबर अवेलेबल है, पॉलिटिकल माहौल अच्छा है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ अच्छा है, और हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ और पूरी वर्ल्ड के साथ अच्छे। तो हमारा तो इससे बड़ा ओपन मार्केट हो ही नहीं सकता है। चाइना आज वर्ल्ड में इकोनॉमिकली आइसोलेट होता जा रहा है। अब अगर वो पाकिस्तान की मदद करना चाहेगा तो मदद करने के कई तरीके होते हैं। एक तो है ज़बानी सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स, वो देगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इसके अलावा मेरे को लगता है वो थोड़ा क्लेंडेस्टीन तरीके से नॉर्थ ईस्ट के ज़रिए, शिप्स के ज़रिए कुछ हथियार सामग्री कोशिश करेगा पहुंचाने की, और या वो जो उसका अभी सिपेक चालू है वहाँ से कुछ कर देगा। इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है? मेरे को तो नहीं लगता वो कुछ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आज की तारीख में डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली ये जो हमने एक स्ट्रैंगुलेशन किया है पाकिस्तान का, जिसको मैं बोलूँगा गला घोटना, हर डायरेक्शन से हो रहा है।
इंडस वाटर हो, जो भी हो। तो आज हिंदुस्तान के लिए ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो चाइना खुद फंस रखा है ट्रेड और टैरिफ वॉर्स में, और उसको ये भी पता है अगर उसने थोड़ी सी मिलिट्री पोस्चरिंग करने की कोशिश की, मिलिट्री पोस्चरिंग मतलब हमारे जो नदर्न बॉर्डर्स में थोड़ा उसने हरकत करने की कोशिश की, तो फिर अमेरिका और भारत बिल्कुल एकजुट हो जाएंगे और उसमें हमारा ही फायदा होगा। तो आज और आपने देखा है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इनके स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं कि अब हम हिंदुस्तान के साथ भी कोजिंग अप करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेड में अगर वो आइसोलेट होना चाह रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलके ओपन मार्केट्स रखें। तो इस लिहाज से मैं बोलना चाहूँगा कि चाइना, मेरे को लगता है वो शायद हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा और ना अमेरिका उसको करने देगी। तो छोटे मोटे वो चुटपुट हरकतें करेगा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। बिल्कुल। और चाइना का शायद सर एक्सपीरियंस भी पाकिस्तान को लेकर कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। सीपेक में उसने 40 अरब डॉलर लगा दिए अब तक, लेकिन उससे वहाँ रिजल्ट कुछ खास मिले नहीं है। और चाइना को जो उम्मीद पाकिस्तान से थी कि इंडिया में वो कुछ करेगा, तो इंडिया में भी उस तरह से वो कुछ बहुत बड़ा कर नहीं पाया। तो चाइना को भी लग रहा है कि पाकिस्तान एक डेड इन्वेस्टमेंट है, शायद इसमें और पैसा क्या लगा। नहीं, बिल्कुल। आपने जो पहला सवाल पूछा था मेरे को याद आ गया, सीपेक का भी पूछा था। हाँ जी, हाँ जी। कि क्या जब हम मिलिट्री एक्शन करेंगे तो चाइना का रिस्पॉन्स होगा? जरूर होगा। अगर हम मिलिट्री एक्शन करेंगे तो मिलिट्री एक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी सीपेक कब कटेगी? सीपेक उस दिन कटेगी जब पाकिस्तान के पीओके के लोग खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान की सेना को टारगेट करेंगे, पाकिस्तान की सेना को घुसने देंगे। आपने शायद 3-4 दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, वो लोग जा रहे थे उनकी सेना के, वहां के पुलिस ने रोक दिया। ठीक है। तो कहने का मतलब है जब वहां पाकिस्तान आर्मी का एक फ्रीडम टू ऑपरेट या ये इस पे प्रॉब्लम होगी, और जब लोग देखिए अल्टीमेट एक देश की सबसे बड़ी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? लोग होते हैं। लोग, नॉट लीडर्स। बिल्कुल सही। जब लोग फैसला कर लेते हैं ना तो फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो जब लोग के अंदर आक्रोश आएगा, मुक्ति बाहिनी या अब जैसे बांग्लादेश लोग खड़े हो गए थे, जिस दिन मिलिट्री एक्शन हुआ भारत का जहां पर भी हो, आप देखिएगा पीओके में, चिंगारी, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में आप देखिएगा ऐसी चीजें चेंज होंगी कि पाकिस्तान आर्मी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक ट्रेलर तो हमने देख लिया है। देख लिया। कौन सा ट्रेलर बताइए? ये ट्रेलर वो है जब 2 साल पहले पाकिस्तान में कोर कमांडरों के घर जलाए गए। इनकी मिलिट्री बेसेस और एयरफोर्स बेस पे अटैक हुआ। किसने किया? वहां की अवाम ने। तो आज पाकिस्तान की अवाम क्यों इनके खिलाफ खड़ी होगी? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी भी जब इंप्लीमेंट होगी, तकलीफ किसको होगी? इनको होगी। पाकिस्तान के तमाम जनरल्स मजे कर रहे हैं सारे। जिस दिन पाकिस्तान की ये छोड़ के जाते हैं, सारे बाहर देश में, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएस में जाके खबरें आ रही हैं कि लोग इन्होंने प्राइवेट जेट बुला लिए, जिसमें इन्होंने जो डॉलर में पैसा इकट्ठा कर रखा था, जो सोना इकट्ठा कर रखा था, डायरेक्ट पाकिस्तान से लोग अपनी फैमिलीज को निकालना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल। तो आप ये देखिए ना, उनको अवाम की चिंता नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की जो जनरल्स हैं ना उनकी चिंता है। और हो सकता है पाकिस्तान की सेना के अंदर भी बगावत हो जाए। बगावत मतलब ये नहीं कि उस मुनीर को, जो यंग लीडरशिप है, वो हुक्म ही ना माने कि क्यों हम आपके लिए लड़े। आपने तो हमें कारगिल में डिसोन कर दिया था। सही बात है। कारगिल में आपने हमारी बॉडीज लेना मना कर दिया था। आपने तो बोला हमारे लोग ही नहीं है। और यही पाकिस्तान ने ये जो दुर्रानी था इनका, जो DGISI, आप इसका स्टेटमेंट देखिएगा, शायद 1980s का है ये स्टेटमेंट। रूस को बोलता है, रूस ने तब बोला था ये कंट्रोल करो, ये सारे ये जो आपके यहाँ पर हैं खैबर पख्तूनवा के इलाके में जो हम पे हमला कर रहे हैं। उसने क्या बोला? खैबर पख्तूनवा तो हमारा इलाका ही नहीं है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इससे बड़ा स्टेटमेंट वो एक्चुअली आज मैं लेके नहीं आया, बहुत क्लियर लफ्जों में बोला है दुरानी ने, जो इनका DGISI था। तो ये किसी के सगे नहीं है, ना अपने देश के अपनी टेरिटरी भी देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लोग, मैं कई इंटरेक्शन किया अफगानिस्तान में थे, वो भी बोलते थे, आज की जो उनके यंगस्टर्स नहीं थे और जो अफगानी जो वहां पढ़ के आते थे, कि हम रिग्रेट करते हैं, यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान रिग्रेट्स पार्टीशन। पार्टीशन वो बोलते नहीं होना चाहिए था। हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान तो गड्ढे के अंदर जा रहा है। और उसकी जिम्मेदारी वो किसको देते थे? पाकिस्तान सेना को। तो आज सबसे अच्छी हालात यह है
कि हमें इतना अटैक करने की शायद जरूरत ही ना पड़े, थोड़ा सा करके बस एक विद्रोह जो शुरू होगा वहां लोगों के अंदर, मेरे ख्याल सारा सब कुछ है, सीपेक फिर अपने आप बंद होगा। बिल्कुल, आपने सर हालात की बात की। अगर मैं वहां पर अभी जो पॉलिटिक्स और आर्मी के बीच में एक तरह से जो कह सकते हैं डिस्ट्रस्ट है ना, उस पर अगर बात करूं, शहबाज शरीफ ने जब स्टेटमेंट दिया कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लेते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर को स्टेटमेंट पसंद नहीं आया। फिर हमने देखा कि किस तरह से ISI चीफ जो आसिफ मलिक थे उसको उन्होंने NSA बना दिया। इसका मतलब ही लोग इस तरह से निकाल रहे हैं कि उनको पॉलिटिकल लीडरशिप पे मुनीर को भरोसा नहीं है। और ये भी खबरें हैं कि शहबाज शरीफ की जगह शायद जो मरियम शरीफ है, जो उनकी भतीजी है, उनके भी सपने हैं कि मैं PM बनूं। तो ये जो अभी से कॉन्फ्लिक्ट 7-8 दिन में शुरू हो गया पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी के बीच में, ये भी तो बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए है। देखिए वो तो हमेशा रहा है हिस्टोरिकली। पाकिस्तान, लेकिन ऐसे मौके पर बटे हुए दिख रहे हैं तो और नहीं, बिल्कुल उनका डिस्ट्रस्ट तो है। देखिए आज पाकिस्तान में से जो अवाम है वो सेना से हमेशा ना खुश रही है। इनकी सेना नहीं तो इनको सारी प्रॉब्लम दी है। आप थोड़ा कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन अच्छे होते तो आज कहाँ से कहाँ वो भी पहुंचा होता और अफगानिस्तान भी कितना तरक्की कर रहा होता। इनकी सेना चाहती नहीं है, क्योंकि एक और ये सबसे बड़ा कारण बताऊं क्या है, जिस दिन भारत के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेना को पूजेगा कौन? हाँ। सेना की तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। हाँ। तो ये बस ये मुद्दा तो वो मुद्दा तो टेररिज्म तो कश्मीर, ये कर कुरा के अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं। और उसी इंपॉर्टेंस की वजह से इन्होंने कमांड और कंट्रोल पाकिस्तान स्टेट का अपने पास रखा हुआ है। ये तो पुतले रख दिए हैं, चाहे शहबाज हो या मरियम हो। और मरियम की आप जहाँ तक बात बोल रहे हैं, अगर ये सपने ले रही है, किस पाकिस्तान की सपने ले रही है? मेरे ख्याल पाकिस्तान पंजाब की ही ये बन सकती है और उसकी प्राइम मिनिस्टर है। हाँ नहीं तो वो वही पाकिस्तान पंजाब ही बाद में पाकिस्तान ही रहेगा। इसलिए मैंने बोला ना पाकिस्तान 3.0 में बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर किसकी वो जो आज चीफ मिनिस्टर है वो पाकिस्तान की सिर्फ पंजाब की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। पाकिस्तान कोई देश कहलाने योग्य था नहीं और वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मैं 2-3 साल से बोलता आ रहा हूँ। हाँ, मैंने आपका 1-2 साल पुराना भी इंटरव्यू देखा था, उसकी हेडलाइन ही ये थी, आपने कहा था कि पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप देखते रहिएगा, समय लगेगा, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए आज? कोई भी नॉर्मल इंसान को उसको पीस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तरक्की चाहिए, यही बेसिक चीज़ चाहिए जिसको रोटी कपड़ा मकान है। आप वही नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ बिजली नहीं आती है, लोगों को खाने का नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे लोग? तो अब लोग समझ गए। और मैं आपको बता रहा हूँ सबसे तो मेरे को, क्योंकि देखिए मेरा तजुर्बा जो है ना वो भी शायद ज़्यादा। हाँ जी। अब जब मैं अफगानिस्तान में था, मैं तालिबान को मिला हूँ, अफगान तालिबान वगैरह को। वो मेरे को बोलते थे ये पाकिस्तान ने, और आपने ड्यूरेंट लाइन का भी बीच में मसला उठाया, उस पर नेक्स्ट सवाल आप कर सकते हैं। मेरे को अफगान बोलते थे कि ये ISI वाले को हम सबको जानते हैं, पाकिस्तान सेना को हम सब जानते हैं, इन्होंने हमें गुमराह किया, इन्होंने हमें बांट के रखा हुआ था। जिसको मैं बोलूंगा डी पश्तूनाइजेशन, पश्तून की एक आइडेंटिटी है, उसके उन्होंने डी पश्तूनाइजेशन कर दिया था। मतलब पश्तून आपस में लड़ते रहे, मिटते रहे। और वही आसिफ मुनीर चाहता है कि हिंदुस्तान में भी हम धर्म युद्ध चाहें, धर्म युद्ध करें। बिल्कुल, क्योंकि तब हम उसके जाल में फंस रहे हैं। तो ये डी पश्तूनाइजेशन इनकी ये फिलॉसफी थी पाकिस्तान की। तो कहने का मतलब है जो अफगान हैं वो उनको आज इतनी नफरत करते हैं क्योंकि अब उनको वेकअप कॉल मिल गया है। वेकअप कॉल मतलब पहले तो लड़ रहे थे उनके चक्रों में, अब वो मेरे को बोलते थे हमने रियलाइज किया यार पाकिस्तान हमें मैनिपुलेट करता था, यूज करता था, अब हम एक हो गए। और इसीलिए आज आप देखिए अफगान तालिबान जो उनका सपोर्टर था आज उनके खिलाफ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही जो लोग हैं अब वो भी रियलाइज करने लगे हैं यार हम अच्छा खासा हमारी डे टू डे जिंदगी चल रही है, खराब कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान आर्मी, आसिफ मुनीर। और अभी तो एक सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है वो है इमरान खान। वो जो उसके सपोर्टर्स हैं उन्होंने तो जलाए थे जाके ये कोर कमांडरों के घर। तो जो इंटरनल पाकिस्तान की कंडीशन है वो बहुत ही खराब है, जैसे ईस्ट पाकिस्तान की थी 1971 से पहले। तो इंडिया कैन डू अ बांग्लादेश इन पाकिस्तान टुडे। बिल्कुल। तो मतलब वही है कि सीधा इंडिया को कुछ करने की बजाय विद इन पाकिस्तान जो क्रैक्स हैं
उनको थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर यहाँ पर एक चीज़ और मैं चाहूँगा आप लोगों को थोड़ा अच्छे से बचना है, क्योंकि पूरी चर्चा में एक चीज़ ये निकल कर भी आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी, वहाँ की वायुसेना या वहाँ की जो मरीन है वो भारत के सामने कहाँ टिकती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आर्मी का कोई मुकाबला नहीं है, या हमारी जो मरीन की भी हमारी ताकत है उससे 8 गुना है। लेकिन कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि एयरफोर्स में शायद पाकिस्तान हमारे बराबरी देता है। मैं चाहूँगा उस बारे में आप थोड़ी रोशनी डालिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो उनके पास यूएस के F-16 है, चाइना से जिन्होंने F-17 लिए हैं, और इसके मुकाबले भारत के पास 4.5 जनरेशन के राफेल हैं अपने, और सुखोई भी हैं। तो इस कंपैरिजन को आप कैसे देखेंगे? हमें कहाँ पर एज है, या सच में कुछ एक कंपटीशन है, आपको लग रहा बराबरी? नहीं, मेरे को नहीं लगता कोई कंपटीशन है। मैं साफ लफ्ज़ों में बोलूँ, हमारी टोटल मिलिट्री एज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मैं मिलिट्री बोल रहा हूँ, मैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को शामिल करके बोल रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, हमारी इसमें साइबर वॉरफेयर में भी एज है, हैकिंग में एज है, तो उसमें हो सकता है, क्योंकि ये तो दिमाग का खेल है, तो थोड़ा बराबरी सी हो सकती है। लेकिन जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है उस पर हमारी मिलिट्री एज है। कमिंग स्ट्रेट ऑन टू द एयरफोर्स, हाँ जी, उनके बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आउट ऑफ 17 स्क्वाड्रंस उनके शायद 10 ही हैं जिनको मैं बोलूँगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लायक हैं। दूसरा, जो उनकी स्टेट ऑफ एयरक्राफ्ट है, देखो नंबर्स तो हो सकते हैं 10 के फंक्शनल, स्टेट ऑफ एयरक्राफ्ट वो प्रॉब्लम है इनके पास। पहली बात तो ये जो होता है पेट्रोल, ये एविएशन फ्यूल, इसकी प्रॉब्लम है। एक इसमें येलोज होते हैं, ग्रीन येलो लेवल, येलो लेवल और फिर ऑरेंज लेवल। तो आज इनका ये ऑरेंज लेवल पे है, येलो लेवल पे है, मिड लेवल पे है, मिड लेवल पे। तो इनके पास ये जितना हम अभी ये डिप्लॉयमेंट हम कर रहे हैं फोर्सेस का, जो भी हमारी डेप्थ में हो रही है हमारी तो हरकतें सारी फ्लाइंग, वो तो बॉर्डर पे कर रहे हैं। हम तो चाहते करते रहे। उनके पास एक स्टेज ये आएगी कि उनके जहाज उड़ ही नहीं पाएंगे, उनके पास ATF उतना नहीं होगा। तो एक तो ये है। दूसरा, जो स्पेयर पार्ट्स हैं, देखिए ये जो F-16 हम बोलते हैं ये हो गए अभी थोड़े पुराने, और इनकी स्पेयर्स वगैरह, और अभी जो शायद यूनाइटेड स्टेट्स ने उस पर थोड़ा रोक भी लगा दी है। तो मेरे को नहीं लगता कि वो इतनी कॉम्बैट में कैपेबिलिटी है। भारत के सवाल, हमारे पास ऑन ग्राउंड 42.5 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए, जो एयर चीफ ने बोला है। 42.5 स्क्वाड्रंस उस हालात में जब हमारे को पूरा चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर और इधर पूरा ईस्टर्न फ्रंट है जो म्यांमार है या बांग्लादेश है, मतलब कंट्री के ओवरऑल हमारे असेसमेंट, थ्रेट असेसमेंट के मुताबिक 42.5 हैं। हमारे फंक्शनल कितने? 30। तो 30 वर्सेस 10, तो सुप्रीमेसी तो यही हो गई है। 30 तो हमारे पास है ना। हाँ। अब हमारे पास क्या है? मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है। उनके पास वही है, एक JF-17 है और एक ये अपना F-16 है। इसके अलावा उनके पास क्या है? हमारे पास डिफरेंट रोल्स के लिए एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, अलग अलग टाइप के हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं। तो इनका जो पैकेट बनेगा, जो मिशन पैकेट है, वो अकॉर्डिंगली वो एयरक्राफ्ट उसमें डफटेल करके इनको फ्लाइट किया जाएगा। सो इसमें साफ जाहिर है हमारी एक सुप्रीमेसी है। और जो राफेल आए हैं उससे और हमारी सुप्रीमेसी बढ़ गई है। हमारा 4.5 जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट है, उनका है 4th जनरेशन वाला। तो ओवरऑल, और देखिए फिर सबसे बड़ी चीज क्या है, जहाज कितने भी लेके आ जाओ, उड़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो उसकी जो एक टैक्टिकल कॉम्पिटेंसी है, मैन्यूवर वाली कॉम्पिटेंसी है, वो हमारे पायलट्स की बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे को फ्लाइट एक्सपीरियंस बेटर है, ट्रेनिंग आवर्स ज़्यादा है हमारे पास इकोनॉमी हालात है तो अच्छी है, तो ऑब्वियसली हमारे फ्लाइंग आवर्स बढ़ जाते हैं। जितना फ्लाइंग करोगे, मैनूवर करोगे, ये तो एयरफोर्स का मैनूवर वॉरफेयर है। ऊपर ये नहीं कि बस 2 जहाज जा रहे हैं और आपस में फायर कर दिया, मैनूवर करते हैं, स्किल्ड, इस पे वी हैव एन एज। तो मैन पावर एज, टैक्टिकल स्किल, टेक्निकल कैपेबिलिटीज हमारे पास बेटर है। फिर हमारे पास एवियोनिक जैमिंग कैपेबिलिटी बेटर है, उनके रडार्स को सप्रेस करना वो है। तो जब हमारे एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, उनको डिटेक्शन सिस्टम भी चाहिए, तो उस पर फंक्शनल रडार चाहिए, एवियोनिक्स चाहिए। उसको आप क्या नाम है वो कर दिए,
मतलब ब्लैकआउट टाइप कर दिए, जैमिंग कर दिए, सॉरी जैमिंग कर दिए, तो वहाँ वो उनकी प्रॉब्लम है। फिर जब एयरफोर्स ऑपरेट करती है तो एयर डिफेंस भी एक बड़ी जरूरी चीज़ होती है। आने वाला एयर डिफेंस है भी, S-400 हमारे पास, ठीक है। ये तो बिल्कुल आपने देख लिया इनकी कैपेबिलिटीज रशिया यूक्रेन युद्ध में। हाँ, तो सर बीच में रोक रहा हूँ, खबर बीच में भी आई थी कि जब F-16 पाकिस्तान अभी LAC के पास उड़ा रहा था, LOC के पास, और यूएस को पता हमारे पास S-400 है, तो यूएस को डर ये था कि इंडिया के S-400 यूज ना कर दे, तो उनकी तरफ से हिदायत पाकिस्तान को दी गई कि तुम उनको पीछे लेके जाओ, क्योंकि अगर इंडिया ने किसी F-16 को टारगेट कर दिया तो यूएस की किरकिरी हो जाएगी और उससे उसकी भी बदनामी होगी कि तुम किस तरह की एयरक्राफ्ट बना रहे हो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए इसीलिए यूएस ने भी रियलाइज किया है, अभी वो F-35 स्टेल्थ फाइटर की बात कर रहा है। ओके, दैट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एयरक्राफ्ट, जो वो देखिए एयरक्राफ्ट की जितनी अच्छी स्टेल्थ हो, हाँ जी, अगर वो डिटेक्ट नहीं होता है, हाँ, तो वो बेस्ट है। तो चाहे ये जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं F-16 वगैरह, और वो भी इनके पास तो और पुराना लॉट है, तो ऑब्वियसली ये डिटेक्ट हो जाएंगे। और अगर हमारे पहली बात तो हमारे फाइटर जहाज ही गिरा देंगे उसको, हाँ, या हमारी एयर डिफेंस सिस्टम गिरा देगी। तो जब वो गिराए जाएंगे तो ये जहाज किसके ओरिजिन, अमेरिका के। तो जाहिर है कि आर्म्स इंडस्ट्री में उनकी एक इमेज डाउन हो जाएगी कि यार S-400 ने इनको उड़ा दिया। तो हो सकता है कि वो भी एक स्टिपुलेशन वो दे दें कि भैया हमारा जहाज को इतनी आगे नहीं रखना कि कहीं वो उड़ी जाओ, तो उसको एक डिफेंसिव रोल में और डेप्थ में एयर डिफेंस रोल में इसको आप इस्तेमाल करो, हो सकता है। और इसी में सर एक और टेक्निकल चीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि अरब सागर में जो हमारे पोत गए हैं, कहते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान बड़ा टेंशन में, और इंडिया की कोशिश है कि उस रास्ते को रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है, उसका फ्यूल भी वहीं से आता है, और अभी से वहाँ बड़ी टेंशन है। तो उस फ्रंट पे, क्योंकि 71 के वॉर में भी जो हुआ था कराची पोर्ट पे सभी को पता है, वो हमारे दर्शकों को बताइए वहाँ पर भारत को क्या एज है और पाकिस्तान की टेंशन क्या कि कराची भी हाथ से जा सकता है। देखिए भारत की वहाँ बहुत ही ज़्यादा एज है, मैं बोलूँगा मतलब कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा कंपैरिजन क्या है, उनका 0 है, हाँ, हमारे 2 हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स, विक्रांत और विक्रमादित्य। विक्रांत इंडिजिनस भारत में बना है। आप सोचिए उस नेवी के ऊपर और उस देश के ऊपर कितना खतरा टल रहा होगा। और नेवी के साथ क्या है कि देखिए वो तो जैसे हम फौज में होते हैं, हम डिप्लॉय हो जाते हैं, आपका रेडियस ऑफ एक्शन कम हो जाता है। एयरफोर्स में और नेवी में लचकीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। हाँ, आप 1 मिनट यहाँ है तो दूसरे मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो पाकिस्तान के ऊपर अभी आप डर और खौफ देखिए कि इनकी एयरफोर्स और साथ में जो नेवल है, नेवल में तो बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी है। फिर हमारे पास फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, इससे बड़ी तो मेरे को लगता है सिचुएशन है ही नहीं। मतलब टोटल एक मैं बोलूँगा मिलिट्री एज है, एडवांटेज भी नहीं, एज है, टोटल सुप्रीमेसी है। तो वी कैन डू, हम सब कुछ कर सकते हैं वहाँ, इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर सकते हैं, सी ब्लॉकेड जिसको बोलते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल वो जो हम वहाँ पर एक्टिविटीज़ करें, अच्छा उसमें हथियार किस टाइप के हैं, ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है, तो सारी लेटेस्ट वेपन सिस्टम है, माइन डिटेक्शन सिस्टम है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स हैं। फिर हमारे पास अभी ये जो ड्रोन्स आए हैं अमेरिका से, MQ-9B ड्रोन्स जो नेवल वर्जन वाले हैं, वो भी हैं सी बेस्ड। तो कहने का मतलब है ओवरऑल वी हैव अ बिग एज, और इस टाइम हो सकता है कि ज़्यादा एडवांटेज तो सब जगह से मिलेगा। इसलिए मैंने बोला ना, मल्टी फ्रंट साइमल्टेनिटी ऑफ एक्शन, हर डायरेक्शन से इनको पता ही नहीं चलना चाहिए। वेस्टर्न फ्रंट से वो करें हमारे दोस्त, हाँ, यहाँ से हम करें सी फ्रंट से, तो आप सोचो मतलब क्या असमंजस में पड़ जाएगा। सर सारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के वैसे भी हालात अच्छे नहीं है, कि अगर हम महीना 2 महीना डिप्लॉयमेंट भी कर दें, यहाँ पर हमारी नेवी भी रहे और आर्मी भी रहे, और आपने कहा कि उनके लिए डिप्लॉय करने का भी इतना खर्चा है, वो उस जहाज को उड़ाने का भी इतना खर्चा है, उसमें भी वो कंगाल महीने में हो सकते हैं। अगर डिप्लॉयमेंट भी हो जाए और अंदर जो करना है वो करे, तो शायद उसमें भी भारत वो अचीव कर सकता है जो करना है, उसको डायरेक्ट अटैक करने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए आपने बहुत अच्छा ये एक प्रश्न किया है, हाँ, मिलिट्री को कैसे यूज किया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है ना, सारे ऑप्शंस हैं मिलिट्री के पास, आप मैनूवर करिए, डिप्लॉय करिए, हर डायरेक्शन में आप मैनूवर पोस्चरिंग करिए। आप सोचो उसके ऊपर कितना प्रेशर बनता रहेगा। कीप देम गेसिंग। आज ये
इधर ये। हाँ। तो हो सकता है कि विद ऑल दिस एक भी गोली ना हमें फायर करने की जरूरत पड़े और वो वहां के लोग ही इतने घबरा जाएं। और दूसरा उनकी आप टेंशन ये देखिए, जो उनके ट्रुप्स हैं, देखिए मैं एज अ सैनिक बात कर रहा हूं, ऑफेंसिव किसके पास है? हमारे पास। आप तो डिफेंसिव मोड में हो ना। वो जो सोल्जर है उसकी साइक देखो। अरे कब आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा? उसके मन में उसके कमांडर बार बार बोल रहे होंगे यार चौकन्ना रहो, चौकन्ना। कब तक रहेगा? वो एक स्टेज आएगी ना, वो बोलेगा यार ये लू बना रहे हैं। तो कीप देम गेसिंग, पोस्चरिंग, ये सारी, ये भी एक स्ट्रेटजी है ना। तो इसमें भी आप जब जितना करते रहेंगे, कभी यहाँ से और फिर बीच में कुछ छोटा मोटा हरकत भी करिए, और जिस दिन आपको लगता है तो फुल फ्लेश्ड, शॉर्ट ऑफ फुल फ्लेश्ड। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये तो एक चीज आप देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के बाद न्यूक्लियर स्टेटमेंट्स आने लगे। अभी तो वही हुआ ना। अभी तो इंडस वाटर ट्रीटी का इम्पैक्ट भी नहीं हुआ है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो गया उनका पूरे वर्ल्ड में। कश्मीर की आवाम हमारे साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। आज कश्मीर भी बोल रहे हैं अटैक करो। पॉलिटिकल पार्टी सारी यूनाइटेड हैं। उनके वेस्टर्न फ्रंट में बलूचिस्तान ने एक ट्रेन, कभी सुना है एक पाकिस्तान आर्मी की ट्रेन साली हाईजैक कर दी। हाईजैक हो गई। मतलब ये तो कितने, मेरे ख्याल 200 प्लस या 300 प्लस, मतलब उन्होंने वो पकड़ लिए थे उनके। उसमें भी कितने मारे वो भी झूठ बोल रहे हैं, बता नहीं। एज पर रिपोर्ट्स काफी मारे उन्होंने। ऐसे थोड़ी उन्होंने ट्रेन को बस पकड़ लिया कि उनको निकाल देंगे। तो कहने का मतलब है ओवरऑल पाकिस्तान की जो अभी हालात हैं बहुत ही खराब है। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के। तो ये जो एक डिफेंस पोस्चरिंग है, डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट है, हमारी जो डिफेंस फोर्सेस की मैनूवरेबिलिटी है, ये सारे एडवांटेजेस आज हमें देती है। और एनिमी का, मैंने आपको बोला ना, बीच में कहीं बोला था, पैरालाइज देयर डिसीजन मेकिंग, पैरालाइज देयर माइंड। ये सब ये एक तरीका है। मतलब आप कह रहे हैं कि माइंड गेम है कि उनको लगातार प्रेशर बना के रखो कि अटैक हो रहे हैं। और इसका सर इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि वहां का आईटी मिनिस्टर रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कह रहा है इंडिया अटैक कर सकता है। अगर किसी देश का कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह का पैनिक कर रहा है तो वहां के लोगों के मोराल पे क्या फर्क पड़ेगा? और जब आपको पता ही है कि इंडिया अटैक करने वाला है तो पीसी करके बताने की क्या जरूरत? बिल्कुल। और आप देखिए, वॉर्स आर फाउट मोर इन माइंड, अगेंस्ट माइंड। तो एनिमी की माइंड को टारगेट करना हमारा वो है मुद्दा। और यही एक आर्ट ऑफ वॉरफेयर होता है। बिल्कुल, कि उसके माइंड को कैसे कंफ्यूज करो, डिसेप्शन करो। अच्छा, दूसरा एक और मैंने डिसेप्शन शब्द इस्तेमाल किया। फौज की एक ऑपरेशनल आर्ट, स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर में एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है सरप्राइज एंड डिसेप्शन। यहाँ से कुछ हरकत दिखाओ, वो सोचे इधर आ रहा है, वो इधर को तरफ आएगा, उधर से आप कर दो। तो चेस की तरह ना, चेस की तरह, मतलब चेस की तरह। बिल्कुल। तो भारत के पास स्ट्रेटेजिक सरप्राइज और डिसेप्शन में सारे विकल्प खुले हैं, सारे, ऊपर से दाएं बाएं वेस्ट, हर जगह से। तो आप सोचो, ये सरप्राइज और डिसेप्शन भी, जो ये भी सब सरप्राइज और डिसेप्शन ही है। तो आप पाकिस्तान देखो कितना अचंभित हाल ही में उनके जो लीडरशिप है, और इसीलिए वो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। एंड ईच डे, ईच मिनट, आप सोचो हर वक्त ये हो रहा होगा, इंडियन अटैक कब आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, कहाँ आएगा। ये आप उसकी कंडीशन में घुस के देखो। तो हिज डिसीजन मेकिंग को बहुत प्रॉब्लम होगी। हो सकता है वो ओवर रिएक्ट कर दे, जल्दी रिएक्ट कर दे, समझ ही नहीं आ, घबराहट हो जाए। उसके जो फॉरवर्ड ट्रुप्स हैं, उसके जो फॉरवर्ड कमांडर्स हैं, बोलेंगे सर यहाँ हरकत हो रही है, यहाँ ये हो रहा है। तो हो सकता है वो घबराहट में। इसी से मेरा सवाल था कि क्या वो कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन भी ले सकते हैं? उन्हें लगे कि इससे पहले इंडिया करे, हम कर दें। शायद 71 में भी कुछ ऐसा हुआ था। अभी मैं देख रहा था कि राजस्थान बॉर्डर के आसपास उन्होंने होवित्जर, अपनी जो उनकी तोपें हैं, वो भी तैनात किए। तो लोगों ने कहा ये भी एक तरह से आपकी ऑफेंसिव, मतलब ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी ही है आपकी, आप वहाँ पर क्यों कर रहे हैं? तो क्या इस बात को भी हम कंसिडर करेंगे, या इस बात के भी चांसेस आपको लगता है कि भारत इससे पहले कुछ करे, घबराहट में वही कुछ करना है? आप अच्छा सवाल उठाया। देखिए, मैंने इसलिए आपको शुरू में बोला था, मिलिट्री फोर्सेस एक रियलिस्टिक असेसमेंट दुश्मन का करती है, ना उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं,
हाँ। ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें सब पता है, उसके पास्ट पैटर्न भी पता है। तो आपने बोला क्या ये कर सकता है, घबराहट में कर सकता है, पॉसिबल है। हाँ। बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर तो इंडियन आर्मी को बोलूँगा पूरा फिर तो इस देश को लाइसेंस मिल गया है। वो बोलेंगे ना फॉलिंग इनटू देयर ट्रैप, मतलब वो अपने ट्रैप में फंस जाएंगे इसी में ही। ये जो पुलवामा में ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है, इन्होंने सोचा था बहुत अच्छा उसमें हमें फॉलोआउट्स मिलेंगे, ये भी अपने ही ट्रैप में फंस गए। अच्छा। अपने ही ट्रैप पे फंस गए। पूरा हिंदुस्तान यूनाइटेड है, पूरा कश्मीर यूनाइटेड है, हाँ। पूरी पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइटेड है, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ सपोर्ट में है, और इंडस वाटर ट्रीटी एक मार्वलस स्ट्रेटेजिक मैनवरिंग है। तो ये सारी चीज दिखाती है वो अपने ही ट्रैप में फंस गए। अगर वो प्रीएम्प्टिव कर देते हैं गलती से, तो फिर तो इंडियन डिफेंस सर्विसेज के बाद नो होल्ड्स नो बार्ड्स, देन इट इज फुल फ्लेज्ड वॉर एंड वी विल थ्रैश देम आउट। और वो तो बेस्ट केस सिनेरियो, फिर तो वहाँ के जो लोग हैं, हाँ। तो पाकिस्तान की सेना लड़ाई चाहती नहीं है, नहीं चाहती वो लड़ाई, बिल्कुल। पर वो दिखाएगी जो हम कर रहे हैं पोस्चरिंग कि हम भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट देंगे, न्यूक्लियर हैं। और न्यूक्लियर की भी जो बार बार धमकी देता ना, हाँ। बिल्कुल नहीं होगा, धमकी दे रहे हैं। और अगर करने की उनकी कोशिश हुई तो इस देश में पूरी न्यूक्लियर रेडिएशन और सब फैलेगा, कोई बचेगा नहीं। क्योंकि हमारे पास तो फिर नो होल्ड्स नो बार्ड है, फिर तो हम पूरा अपना मिलिट्री माइट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और हमारे पास उसमें भी सुपीरियरिटी एज है। हाँ। और देखिए उसके जो फिर डिलीवरी सिस्टम्स हैं वो तो कामयाब है ही नहीं। उसके नेवी के पास कोई, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है डिलीवरी सिस्टम हमारे पास, नेवी के पास है, हमारी एयरफोर्स के पास है। उसकी हम सिस्टम्स को जैम कर देंगे तो एक आध अगर वो करेगा नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं करेगा। आई एम एज अ मिलिट्री मैन आई एम कन्विंस्ड पाकिस्तान डेयर नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन, नॉट इवन वन। लेकिन सर ऐसा क्यों लगता है पाकिस्तान, अगेन ये डिप्लोमेसी की प्रॉब्लम है, वहाँ के नेताओं को समझ नहीं है कि इंडिया से थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ये आधे घंटे बाद न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हैं। और जब आप न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हो तो आप कहीं ना कहीं ये भी एक्नॉलेज कर रहे हो कि कन्वेंशनल तरीके से आप हमारे साथ लड़ने के काबिल नहीं हो। वरना आप देखिए रेल मंत्री ने वहाँ के, इसका कोई काम नहीं, रेल मंत्री को क्या जरूरत है बोलने की कि हम न्यूक्लियर वॉर इस्तेमाल कर देंगे। फिर वहाँ की एक सांसद बोल रही हैं, वहाँ के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं। क्या इतने बड़े बड़े नेताओं को इतने इररिस्पॉन्सिबल तरीके से बोलना चाहिए? हमारे भी चाइना से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हमारे भी यहाँ लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि शायद कन्वेंशनल तरीके से चाइना हम पर थोड़ा एज रखता हो, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं सुना किसी लीडर के मुंह से कि उसने चाइना को न्यूक्लियर की धमकी दी। तो उसे बताइए सर, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्यों बारी बारी वो बच्चों की तरह हमारे पास न्यूक्लियर बम है? ये कोई मजाक थोड़ा है। आपने एक बड़ा अच्छा शब्द बोला, बच्चों की तरफ। हाँ। ये तो बच्चों का ही खेल खेल रहे हैं ना वो। बच्चे नहीं होते थे स्कूल में, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो यही कर रहे हैं। जब आप खोखले हो ना तो ये आप स्टेटमेंट जरूर दोगे, और ये स्टेटमेंट्स हैं जिसको मैं बोलूँगा ना ब्लैंक स्टेटमेंट्स, नॉट इवन वर्थ। हमारे कुछ लोग कभी ये ट्रैप पे फंस जाते हैं कि नहीं यार वो न्यूक्लियर कर देगा, हमें नहीं करना चाहिए, फलाना वाला, कोई फलाना ढमकाना नहीं, फुल फ्लेज्ड हमें करना चाहिए, ये कुछ नहीं करेगा। दिस इज ऑल हॉलो क्लेम्स, फॉल्स क्लेम्स दिखाने को। और क्यों करते हैं ये, आपने पूछा। हाँ जी। क्यों करते हैं? जिसका दिमाग ही नहीं है, जो एक धर्म पे चलता आ रहा है, उसके पता नहीं एक फितूर बन गया है, पागलपंती है कि नहीं अगर बस मैं इस्लाम के नाम पे लड़ूंगा तो शायद मैं जीत जाऊंगा। ये तो वो टेररिस्ट को कैसे इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। हाँ जी। धर्म के नाम पे, बिल्कुल, सिर्फ धर्म के नाम पे और कुछ नहीं, और उनको बेवकूफ बनाते हैं। अगर पाकिस्तान अपने को इतना पाक और धर्म वाला देश मानता है तो आज वो तो दुनिया का नंबर 1 देश होता। हाँ। हर लिहाज से। हाँ। मतलब अगर आप में एक कोई भी धर्म क्या बताता है, पीस, शांति, लोगों को आप करो। सही बात है। कहाँ लिखा है ये सब? तो ये लोगों को प्रोपेगेंडा करके, अपने लोगों को वो करके, एक एक्चुअली क्या है कि कुरान अरबी में लिखी हुई है। और जो वो वहाँ पर वो मौलवी शौलवी हैं जो इनके ISI बेस्ड वाले हैं, वो इनको गुमराह करते हैं, वो गुमराह करते हैं। उनको बस वो देते हैं कि ये होगा। आप ये बताइए कि वो यहाँ तक गुमराह करते हैं। अच्छा चलो, अगर आप इजाज़त दे तो मैं कहानी बता देता हूँ। कहानी नहीं, हकीकत। हाँ जी। मैंने यही सवाल पूछा था ये वहाँ पर तालिबानियों, ये कैसे तुम लोग को सुसाइड बॉम्बर्स बनाते हैं, बच्चों को कैसे बनाते हैं? 10 सेंचुरी की किताब है, सॉरी मेरे को किताब का नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें लिखा था वहाँ यूथ को, यंग लोगों को
खूब अफीम गांजा वगैरह दिया जाता था 10 सेंचुरी में। और उनको फिर जाके एक बड़े अच्छे गार्डन में लिया जाता था और उस गार्डन में उनको बोला जाता था, अफीम वगैरह देते थे और फिर वहाँ खूबसूरत लड़कियाँ वहाँ पर आती थी। उनको बड़ा मज़ा आता था, आनंद आता था और अच्छा खाना दिया जाता था, सब कुछ अच्छा। और ये तकरीबन 4-5 दिन तक उनको ये अयाशी जिसको बोलते हैं ना, जो एक यूथ को इस उम्र में चाहिए होती है, वो सब मिल रही थी। फिर सब गायब, लड़कियां गायब, ड्रग्स गायब। फिर वो मतलब क्या बोलेंगे, बेचैन होते थे कि हमें वो करना है, वो चाहिए। बोलते वो चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको सुसाइड बॉम्बर हम बनाएंगे, मरो, और जैसे तुम वहाँ जाओगे तो ये सब वो होगी। तो वो उसको ये बोलते थे ये जन्नत में ऐसे होता है। तो एक्चुअलिटी में क्वेटा के पास एक गार्डन इन्होंने बनाया था। वहाँ पर ये लड़कों को लेके आते थे, यंग बच्चों को, उनको यही करवाते थे और फिर वो उचकते थे उसके बाद कि हमें मरना है, हमें वो उधर जाना है। और फिर जिस दिन इनको वो करते थे, जिस दिन इनका सुसाइड मिशन का वो आता था, इनको पहले मस्जिद में ले जाते थे, साफ कपड़े पहनाते थे। मान लिया इनको गाड़ी में सुसाइड बम्बर बनाना है, उस गाड़ी के सारे टायर वायर बिल्कुल नए कर देंगे जिससे वो कहीं मतलब फ्लैट टायर भी ना हो। ठीक है। मस्जिद में उसको मोटिवेट किया, उसको दे दिया वो अफीम, और फिर वो बंदे के अंदर एक जज्बा था कि बस मैं मरूंगा और वो मेरे को सब वापस मिलेगा। इसीलिए ये बार बार नहीं बोलते हैं कि मरने के बाद आपको 70 वर्जन्स मिलेंगी। ये कौन सी कुरान में लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। ये गुमराह करके बेचारे जो इनोसेंट लोग हैं उनको गुमराह करके ये करते हैं एक ही मुद्दे से, टेररिज्म। ये है ये पाकिस्तान की और कश्मीर में भी कहते हैं कि जो लोकल यूथ है उनमें भी जिन लोगों का ब्रेन वॉश इन्होंने किया है उनको भी इसी तरह से आपने कहा ना कि ड्रग की आदत डाल दी और फिर जब वो उसके बिना नहीं रह पाए फिर इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें वो चीज़ आपने एक अच्छी अभी बात की ड्रग की। हाँ। आज मैं बता दूं, मेरे ख्याल पूरा भारत का यूथ, ये मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। हाँ जी। आज हम पाकिस्तान आर्मी की मदद, ये जो किलिंग्स हुई है ना, शायद हम लोग के कुछ लोग नहीं, काफ़ी लोग पाकिस्तान की फंडिंग कर रहे हैं। कैसे? ड्रग्स में सबसे ज़्यादा पैसा है। जब मैं अपनी डिवीज़न फिरोजपुर में कमांड कर रहा था, मैंने वहाँ बहुत लेक्चर्स लिए थे, आप न्यूज़पेपर में भी देखिएगा। हाँ जी सर। जनरल मेस्टन स्टेट्स दिस, पाकिस्तान वहाँ से ड्रग्स भेजता है पंजाब में, कश्मीर में, बॉर्डर्स में, राजस्थान में। ये ड्रग्स कहाँ आते हैं? इंडिया के अंदर आते हैं। स्कूल्स कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं, उनको पाकिस्तान का गेम प्लान नहीं पता है। हाँ। वो ड्रग्स ले रहे हैं अपनी कुछ स्ट्रेस और टेंशन को निकालने के लिए। हाई मिलता है उनको हाई मिलता है। ये तो पूरे इंडिया में इसकी एजुकेशन होनी चाहिए। और वो पैसा किसको मिल रहा है? ड्रग में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है पाकिस्तान को। वो पैसा पाकिस्तान फिर हथियार खरीदता है। हथियार भी तो चाहिए ना, जिस कंट्री की इकोनॉमी इतनी खराब है, हथियार कहाँ से लेके आएंगे? ये ड्रग का पैसा जा रहा है और इसका हमारे यूथ को पता नहीं है, ना समझ है। अगर ये यूथ को, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ कि ये है हमारे ही पैसों से हमारा ही खून बहा हैं। पूरे हिंदुस्तान में ड्रग कंजम्पशन यूथ बिल्कुल बंद कर दे, यूथ क्या जो भी लेता है ज़ीरो कर दे, आप देखिएगा और पाकिस्तान को हिट होगा। बिल्कुल। या इसमें आप इस पूरी चर्चा में आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट उठाया, जो भी बच्चे इस तरह के जाल में फंस रहे हैं तो सर का कहना है कि अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर रहे, बल्कि वो जो पैसा जिन लोगों के पास जा रहा है वो आप ही के देश के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो अगली बार कुछ भी ऐसा करें तो इस बात को ध्यान रखें। सर लास्ट में 1-2 सवाल मेरे ये हैं। पहला सवाल तो ये, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा 78 सालों का इतिहास रहा है वो भारत के लिहाज से, आर्मी के लिहाज से बहुत सारी मिस अपॉर्चुनिटीज़ का इतिहास भी है। हमारे पास 48 में एक मौका था कि हम पूरा जो कश्मीर है ले सकते थे, हमने पाकिस्तान को जाने दिया। फिर हमने जब इंडस ट्रीटी की 60 में, वो भी एक तरह से पीस के बदले ट्रीटी की थी कि ठीक है यार अब तुम टिक जाओ, देखो हम तुम पानी भी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उससे भी नहीं माना। 65 में भी हमने उनकी ज़मीन फिर छोड़ी, वो फिर नहीं माना। 71 में उनके 90,000 सैनिक छोड़े, वो फिर नहीं माना। करगिल में भी हमारे पास मौका था लेकिन हम आगे नहीं गए, हमने अपने ऊपर स्ट्रेन रखा, वो फिर नहीं माना। फिर उसके बाद संसद पे अटैक हुआ, हमने फिर लाइन क्रॉस नहीं की।
26/11 के बाद भी हमने लाइन क्रॉस नहीं की, और उसके बाद पुलवामा के बाद भी हमने संयम रखा। लोग कह रहे हैं 78 सालों का इतिहास बताने के लिए काफ़ी है कि आपने इतने मौके दे दिए, वो एक बार चुप हो जाएगा लेकिन फिर आएगा। जैसा कि इजराइल को क्लैरिटी है कि वो फिर आएंगे, तो इजराइल लगातार जो है एक तरह से कांस्टेंट प्रेशर बना के रखता है। हालांकि उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है, मसला अलग है। तो लेकिन इस चीज़ को सर कैसे एड्रेस करेंगे कि एक ऐसा सबक मिले कि उनको लगे कि नहीं अब नहीं करना है हमें? ये क्या एक बार फिर से हमें वो अपॉर्चुनिटी मिस करनी है, इस बार कुछ उसका इस्तेमाल करना और पाकिस्तान को परमानेंट कोई सबक सिखाना है? मेरे ख्याल ये सवाल आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं कई टीवी डिबेट्स में भी देखा है। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये दिखाता है कि इंडिया एक नेशन है, एक इतिहास है, एक कल्चर है, एक हिस्ट्री है। वी आर अ नेशन, और वही नेशन की वजह से हम प्रॉस्परस इतनी तरक्की कर रहे हैं। हाँ। हम एक ट्रू डेमोक्रेसी हैं। पाकिस्तान का जो फाउंडेशन ही था वो धर्म के आधार पे हुआ था। इसी देश में, हिंदुस्तान में 1200 साल पहले से लेके आज तक सारे धर्म के लोग इकट्ठे रहे हैं। 1857 म्यूटनी में हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठे लड़े। तो ये पाकिस्तान जब क्रिएट हुआ था क्योंकि जिन्ना को चाहिए थी पावर। पावर कैसे मिलेगी? धर्म का वो एंगल प्ले कर दो, और अंग्रेज़ों को सूट कर रहा था। अंग्रेज़ों के लिए यूनाइटेड भारत सबसे बड़ा खतरा था। यूनाइटेड भारत को तोड़ने के लिए धर्म का इंजेक्शन अंग्रेज़ों ने डाला, और वो था जिसको मैं बोलूँगा कम्युनलिज्म। इस कंट्री में सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म वर सोन बाय ब्रिटिश। पाकिस्तान वही स्ट्रेटजी चला रहा है कि बार बार धर्म को लेके आओ और इंडिया में भी ये सीड ऑफ कम्युनलिज्म या धर्म युद्ध कराओ। ये उसका इरादा है। तो उसकी यही स्ट्रेटजी देखते हुए वो हर बार फेल हुआ है। तो साफ जाहिर है धर्म से कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो धर्म की एक स्ट्रेटजी चला रहे हैं। 48 में इन्होंने कश्मीर, 47 में से कश्मीर में हमला क्यों किया 48 में? क्योंकि उससे सोचा यहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं कश्मीर में, तो उनको हम ले लेंगे। वो स्ट्रेटजी उसके दिमाग में जब से चल रही है। तो फिर वही कश्मीर का वो 65, 71 पार्लियामेंट और कारगिल और पार्लियामेंट अटैक हुआ। भारत ने एज अ नेशन इनको बहुत मौके दिए। क्यों? क्यों? हमारा पड़ोसी है। था तो हमारा ही खून, है तो हमारा ही खून। अब बिल्कुल मैं कन्विंस हो गया हूं, जिस देश का कोई आधार नहीं है, जिसका ना हिस्ट्री है, इसने सही बोला कि हमारा तो अलग कल्चर है। तुम्हारा तो कल्चर आज 47 के बाद से शुरू हुआ ना, उससे पहले तो तुम हिंदुस्तानी थे। तुम अगर अपने को हिंदुस्तानी बोलने से कतराते और डरमाते हो, तो आप 47 के बाद आपका कल्चर क्या है? टेररिज्म। यही आपका कल्चर है। वो कल्चर ने आज इनको डिबो दिया है, इन्हीं की सेना को। तो भारत ने इनको बहुत मौके दिए, और आज जबकि सब कुछ भारत के हित में है, जो मैंने कितनी बार बता दिया है। मेरे ख्याल ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को एक सीज टू एग्जिस्ट करो तरीके से। खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, पीओके अपने तरीके से। मैंने आपको बताया पूरे इंटरव्यू में कि बहुत तरीके हैं, हो सकता है। ये पाकिस्तान का जो एक देखो, किसी देश की आधार होती है, हिस्ट्री होती है, कल्चर होता है, ज्योग्राफी होती है। ये तो क्रिएटेड ही 47 में हुआ। इसका तो आघात, इसका बेस क्या था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। धर्म था सिर्फ, अंग्रेजों ने करा दिया था। तो जिस देश का वो नहीं है, तो आज वो देश को कोई अधिकार नहीं है तो एग्जिस्ट करने का। बिल्कुल, बिकॉज दे हैव, वो एक देश उनको समझ नहीं आता देश है क्या। माफ कीजिए बोल रहा हूँ, इसी सर सवाल ये भी निकल रहा है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी जेन्युइन बेस पर हो, कि किसी नदी को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो चलो हम बात कर लेते हैं, किसी टेरिटरी को लेकर है, लेकिन अगर आपका आर्ग्यूमेंट ही है कि तुम हिंदू हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, फिर तुम्हारा कोई डिस्कशन ही नहीं हो सकती। तो फिर उस कंट्री से हम कोई डायलॉग करेंगे कैसे? कर भी नहीं सकते। अगर वो उनकी आर्ग्यूमेंट है तो आज पाकिस्तानी अमेरिका क्यों जाते हैं? तो अगर वो उनकी है कि हम सुप्रीम हैं, तो आप पूरे वेस्ट में क्यों जा रहे हो? मैं तो एक बार स्पेन गया था, तो वहाँ देखा इन्होंने अपनी एक छोटी सी अंदर कॉलोनी बना रखी थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर आपको लगता है कि आप सुप्रीम हैं, तो आप दूसरों के वहाँ क्यों जा रहे हो? हिंदुस्तान में क्यों आ रहे हो? एक महिला नहीं थी, वो आ गई थी अपने 4 बच्चे लेके,
क्यों आई? सीमा हैदर। सीमा हैदर, हाँ, क्यों आई वो इंडिया में? तो ऐसे बहुत हैं। और आज हर जगह किसकी ज़्यादा डोमिनेशन है पूरे विश्व में? जो भी, जैसे अमेरिका में है, मेरे ख्याल नंबर 2 पे इंडियंस हैं। नहीं, नंबर 1 जो अगर एथनिसिटी उसमें नंबर 1 पे इंडियन है। नहीं, नंबर 1 तो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन हो गई। नंबर 1 तो लोकल पॉपुलेशन है। नंबर 2 पे तो इंडियंस है पूरी वर्ल्ड में। ऑस्ट्रेलिया ले लिया, वेस्ट ले लिया, फिर चीन आती है। तो अगर पाकिस्तान को इतना है कि हिंदुओं के साथ नहीं टिक सकते हैं, तो अमेरिका में क्यों जा रहे हैं? वहां पर भी तो हिंदू हैं। दुबई में क्यों जा रहे हैं? दुबई में सबसे ज्यादा एक्सपैट्स कौन सी कंट्री गए? इंडिया। 80% आर इंडियंस। ठीक है, वहां क्यों जा रहे हो? तो दिस इज ऑल फ्रॉड, टोटल फ्रॉड, कि ये बस वो करके कि हम हिंदू के साथ नहीं मिक्स हैं। वी आर अ नेशन, वी आर पीपल। इस देश में सब सरवाइव कर रहे हैं, और हर आदमी जो है, क्या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कास्ट का है, वो सबसे पहले है हिंदुस्तान। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला था फिलहाल? स्पिरिट ऑफ इंडिया को पाकिस्तान तोड़ नहीं सकता है। यही तो स्पिरिट ऑफ इंडिया है। इंडिया का स्पिरिट है हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, हमारे लोग। सबसे बड़ी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक देश की क्या होती है? लोग। और आज मैं हिंदुस्तान कुछ गुमराह किए मुसलमानों को भी बोलना चाहूंगा। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आपको पता है कि हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच रहा है। हिंदुस्तान में बराबरी है, तो क्यों आप हमास को कई बार झंडे लगा के कुछ इलाकों में करते हैं सपोर्ट? क्यों आप हर बार पाकिस्तानी अगर कोई क्रिकेट टेस्ट मैच जीत जाता है तो कुछ एक मतलब 0.0001% उनके लिए मैसेज है। बाकी तो हमारी सेना में और हर पूरे हिंदुस्तान में सारे मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन ये 0.0001% जो गुमराह किए हुए मुस्लिम्स है, जो उनके पेरोल्स पे हैं। हाँ। जो ISI के हैं। अब क्यों? और आप जब ये हरकत करते हैं तो जाहिर है हर हिंदुस्तानी को खराब लगेगा कि भैया ये धोखेबाजी कर रहे हैं देश के साथ। तो आपका भी उतना हित है इस देश के साथ खड़े होने के लिए, ना कि ये धर्म की बात करने के लिए कि वो धर्म धर्म धर्म। ये धर्म की बात पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए। इंडिया आज क्यों इतना तरक्की कर गया है? अगर वो हिंदुस्तान हिंदू का देश बोलते हैं, मेरे ख्याल तो यहाँ सारी धर्म के लोग हैं। हाँ, तो आज हम इतनी इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी बनने वाले हैं, पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉलिड मिलिट्री पावर्स विश्व में। आज हमने G20 में ऐसी हरकत कर दी कि अफ्रीकन यूनियन को हमने ज्वाइन करा दिया। बिल्कुल। G20 में क्या हमारा स्टैंड था। तो हर लिहाज से कि इंडिया की आज रिस्पेक्ट है। आज आप वर्ल्ड में किसी भी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, नासा वासा कुछ भी देख लिए, गूगल के हेड, किसी के हेड, वो सारे इंडियंस हैं। वर्ल्ड बैंक का हेड इंडियन है। हाँ। तो दिस शोज कि ये धर्म कहां से आ गया। हाँ। कि नहीं वो धर्म है, वो हिंदूज कुछ नहीं है। हाँ। बकवास कर रहे हैं। इट इज पीपल। हाँ। और हमारे देश का जो कल्चर है, इतिहास है। आज सवेरे मेरे को इतना अच्छा दृश्य देखा जब मैं आपके पास आ रहा था। आज बारिश थी, कितना खराब मौसम था। हाँ जी। मेरे को इतना फकर हुआ था हिंदुस्तानी। एक गाड़ी से लाजपत नगर के पास मेन रोड पे एक पुरानी ओल्ड लेडी आई और कुछ उनके शायद रिलेटिव्स होंगे, आते वो पैर छू रहे थे। जो छू रही थी वो भी मेरे ख्याल 50 साल की लेडीज होंगी, एजेड थी। हाँ जी। और वो जो जिनका छू रहे थे, ये है इंडियन कल्चर। वाह, ये है इंडियन रिस्पेक्ट। सही बात है। आज विश्व में मेरे ख्याल हमारा जो कल्चर है, वी आर नंबर 1। एंड मैं प्रूव करूंगा कैसे। वेस्ट में अंग्रेजों के कहीं पर भी आपके नाम लेते हैं, चाहे आप 80 ईयर्स बुढ़े हो। बिल्कुल। हिंदुस्तान में आपके पास रिश्तेदारी के शब्द हैं, ताऊ जी, चाचा जी, ये इस प्रकार हम करते हैं। हमारे आप भी बोलते हैं, हम आप तुम और आप, रिश्ते और उम्र के हिसाब से भी हम पैर छूते हैं। ये एक इंडियन कल्चर है। आप देखिए बहुत चीजें हैं इस देश की जो कल्चर है ना, अब इसमें कहां से हिंदू आ गया। कि ये वो है। एक जो हमारी मेहमानबाजी है, जो लोगों से आदर करने। और मेरे को लगता है अच्छा, मेरे एक और मैसेज मैं अपने देश को दे सकता हूँ, यूथ को। क्यों हम वेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं कल्चर में? हमारा कल्चर सुप्रीम है। बिल्कुल। हमें अपने कल्चर पे फकर होना चाहिए, हमारी देश की हिस्ट्री पे फकर होना चाहिए, हमारे देश के इतिहास पे फर्क होना चाहिए। देखिए कल्चर एक बहुत बड़ी चीज़ है। कल्चर में सब कुछ आ जाता है, आर्ट्स, म्यूजिक, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, सब कुछ आ जाता है। हाँ, एक और चीज़, पूरे विश्व में
मैं तो रवांडा में था, मोजाम्बिक में था इन 94, अफ्रीका में, हर जगह इंडियन पिक्चरें चलती हैं। हाँ। तो ये भी एक हमारा सॉफ्ट पावर है, कल्चर है। तो इंडिया इज दिस, इंडिया को पाकिस्तान के लोग समझते हैं। बाहर जब जाते हैं ना तो पाकिस्तानी बहुत प्यार से बोलते हैं, यार अब हम तो वो हैं, हमारे को तो वहाँ वो पॉलिटिक्स करके हमें इन्होंने खराब कर रखा है। आम पाकिस्तानी ठीक है, वो भी समझता है, वो भी तरक्की चाहता है, लेकिन पाकिस्तान सेना ने अपने देश को बर्बाद कर दिया है और वो बर्बादी करता जा रहा है और अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो आज जो आपने सवाल उठाया, भारत को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए ISI और आर्मी के खिलाफ। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बातचीत। और सर आपने जैसा कहा, मुझे खलील जिब्रान का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है कि जो जहर होता है जिस प्याले में रखा होता है, सबसे पहले जहर उस प्याले को ही खा जाता है। तो जिन भी लोगों के दिलों में नफरत है, शायद वो सबसे पहले अपने आप को ही खत्म कर लेंगे। और पाकिस्तान के साथ भी शायद कुछ हद तक ऐसा हो, हम चाहते नहीं ऐसा हो, लेकिन जिस रास्ते पर वो चल रहा है या उसने चुना है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, शायद उसका अंजाम वही हो। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आपने इतना वक्त निकाला और मुझे लग रहा है बहुत ही खूबसूरत बातचीत रही। ये बातचीत सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक ही महदूद, वहाँ तक ही सीमित नहीं थी। आपने इसमें कल्चर का रेफरेंस भी दिया और ये भी बताया कि उसी कल्चर से हमारे जो संस्कार बने हैं कि हमने उस पाकिस्तान को कितनी बार माफ भी किया, लेकिन शायद वो माफी लेना नहीं चाहता, तो शायद उसके बाद जो होगा उसके लिए वो खुद उसे तैयार होना पड़ेगा और ये उसका खुद का चुनाव होगा, हमारी इसमें कोई गलती नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस बातचीत के लिए। तो उम्मीद आपको भी बातचीत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीरज।